Good morning students, how are you all? I hope you all are safe and fine. Class 11, we have already started the second chapter. In this chapter we have done the two form of business organization, that is sole proprietorship and joint Hindu family business. Today we are going to start the third form of business organization, that is partnership. Those who have not seen the first and the second form, I am giving the link in the description box. They can see the video. Now the third form is partnership. It is governed by the Indian Partnership Act which was enacted in which year 1932. क्या मतलब है कि पार्टनरशिप कौन गवर्न करता है? एक एक्ट गवर्न करता है जिसका नेम क्या है? द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जो किस साल बना था? 1932 में। एक्ट का क्या मतलब होता है कि जो भी गाइडलाइंस, जो भी रूल्स रेगुलेशंस इसमें लिखे हैं वो सब फॉलो करने पड़ते हैं। तो पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंगली वर्क करता है। तो व्हाट इज पार्टनरशिप? द डेफिनेशन विच इज गिवन अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज, जो डेफिनेशन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में दी है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन ऑफ टू और मोर पर्सन हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्या मतलब हुआ? पार्टनरशिप इज रिलेशन ऑफ टू और मोर पर्सन। जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन एक साथ मिल के कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो दोनों, ये दो या जितने भी ABCD समझो 4 पर्सन है, अगर वो चारों बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं एज पार्टनरशिप फर्म, तो वो क्या करेंगे? चारों अपना कैपिटल लेकर आएंगे, तो चारों का कैपिटल एक साथ मिलाया जाएगा। उसके अलावा जो भी प्रॉफिट बिजनेस अर्न करेगा वो प्रॉफिट उन चारों में बांटा जाएगा। जो भी लॉस होगा वो लॉस वो चारों बेयर करेंगे। जो भी डिसीजंस लेने होंगे बिजनेस के वो सारे डिसीजंस ये चारों मिलके लेंगे। देखो हम लोग ने सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या पढ़ा था? सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ टाइप ऑफ बिजनेस विच इज ओन्ड एंड रन बाय अ सिंगल पर्सन। तो सिंगल पर्सन, एक अकेला पर्सन सारे बिजनेस में जितना भी कैपिटल लगाया उसने लगाया, और फिर उसके बाद जितना भी प्रॉफिट अर्न किया वो सारा उसी पर्सन का हुआ। वो अकेले सारे डिसीजन ले रहा है और जितना भी लॉस है वो अकेले बेयर कर रहा है। तो मानो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बहुत सक्सेसफुली रन कर रहा है, तो वो सोल प्रोप्राइटर क्या सोचेगा कि क्यों नहीं मैं अपने बिजनेस को और एक्सपैंड कर दूं और स्प्रेड करूं और सिटीज़ में भी अपने बिजनेस को स्टार्ट करूं। तो क्या वो अकेले उसके लिए ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी? नो, नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो अपना सारा कैपिटल तो अपने सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में लगा चुका है। तो अगर उसे कोई दूसरा अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो उसके लिए उसे और कैपिटल की ज़रूरत होगी। तो वो कैपिटल की ज़रूरत कहाँ से फुलफिल हो जाती है? अगर वो अपने सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस को पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में चेंज कर देता है। अब क्या होगा? अभी जो अकेले का कैपिटल लगा था अब उसमें 2, 3, 4 और पार्टनर्स आ गए, उससे भी ज़्यादा आ गए। कोई भी पार्टनरशिप टाइप ऑफ बिजनेस है उसमें मिनिमम 10 और मैक्सिमम आपके 50 पार्टनर्स रहते हैं। तो अब उसने क्या किया कि अपने बिजनेस को जब एक्सपेंड करना चाहा सोल प्रोप्राइटर ने, तो उसने और अपने फ्रेंड्स को या पहचान वालों को या एनी अदर पर्सन हु आर विलिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस विद दैट सोल प्रोप्राइटर, इन लोग ने साथ में मिलके अब बिजनेस को स्टार्ट किया। मतलब सोल प्रोप्राइटर को अब बिजनेस को किस में चेंज कर दिया? पार्टनरशिप बिजनेस में। तो अब जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई। अब जहाँ एक ने सोल प्रोप्राइटरशिप में एक जन ने कैपिटल लगाया था, अब यहाँ पे 2, 3, 4 कई जन मिलके कैपिटल लगाएंगे और उसके बाद कैपिटल इंक्रीज हो गया। अब जो प्रॉफिट है वो सब में बटेगा और जो लॉस है वो पहले अकेला सोल प्रोप्राइटर बेयर कर रहा था, अब सब मिलके बेयर करेंगे। और हमने आपको क्या बताया था जब सोल प्रोप्राइटर पढ़ा रहे थे कि एक अकेला पर्सन सारे डिसीजन ज़रूरी नहीं है कि सही ले सके। अब जब कई पर्सन मिल के डिसीजन लेंगे तो वो एक बेटर डिसीजन ले सकते हैं। तो व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्टनरशिप इज द रिलेशन ऑफ टू और मोर पर्सन। जब 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट कैसे अग्री करेंगे? एक एग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप में और उस एग्रीमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। जब
दो या दो से ज़्यादा पर्सन एक पार्टनरशिप टाइप ऑफ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो एक एग्रीमेंट बनाते हैं और उस एग्रीमेंट को हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप डीड। वेरी इंपॉर्टेंट, इसके कई क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? इट इज एन एग्रीमेंट विच इज मेड बिटवीन द पार्टनर्स। और ये एग्रीमेंट जो है, इसको ध्यान से सुनिएगा, ये जो एग्रीमेंट है ये रिटन फॉर्म में भी बन सकता है और ओरल फॉर्म में भी बन सकता है। रिटन फॉर्म और ओरल फॉर्म का क्या मतलब हुआ? मान लो जो पार्टनर्स हैं वो फ्रेंड्स हैं आपस में, तो वो सोचेंगे कि क्यों हम टाइम वेस्ट करें एक रिटन एग्रीमेंट बनाने में, हम तो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, हम आपस में एक दूसरे को चीट नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, ओरल एग्रीमेंट बना लेते हैं। लेकिन अगर रिटन एग्रीमेंट बने तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी पार्टनर ने चीट किया, धोखा दिया, तो ये जो रिटन एग्रीमेंट है, ये जो पार्टनरशिप डीड है, अगर ये रिटन फॉर्म में है तो ये एज एन लीगल एविडेंस कोर्ट में प्रेजेंट की जा सकती है कि ये पर्टिकुलर पर्सन हमारा पार्टनर है। अगर ओरल एग्रीमेंट है तो वो तो डिनाई कर सकता है ना कि नहीं, हम तो इनके पार्टनर थे ही नहीं, हम तो कभी इस पार्टनरशिप फर्म में इन्वॉल्व थे ही नहीं। लेकिन अगर रिटन एग्रीमेंट होगा तो उसका साइन होगा, वो एक लीगल प्रूफ होगा कि हाँ ये हमारी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है। और क्या लिखा है? टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। एग्रीमेंट में लिखा रहता है कि कितना % प्रॉफिट शेयर करेंगे। अभी इस एग्रीमेंट का डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसका क्या मतलब है कि ये जो पार्टनर्स हैं आपस में एक दूसरे के लिए भी काम करते हैं, मतलब सारा काम शेयर करके करते हैं। सपोज ABCD 4 पार्टनर हैं, अब किसी दिन एक की तबीयत खराब हो गई और वो नहीं आया काम पे, तो ये नहीं है कि B, C और D प्रॉफिट में से A का उतना हिस्सा काट देंगे। हो सकता है आगे किसी दिन B नहीं आए, उसको कोई प्रॉब्लम हो, या आगे किसी दिन C नहीं आए, तो ये लोग आपस में अगर एक दिन कोई नहीं भी आया तो उसका काम भी आपस में मिलके कर लेते हैं, उसमें से कोई भी प्रॉफिट माइनस नहीं करते हैं एक दूसरे का। तो एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब जो नहीं आया है उसके लिए बाकी मिलके काम, उसके हिस्से का काम कर देते हैं। तो व्हाट इज पार्टनरशिप? अब आई होप कि ये डेफिनेशन आपको क्लियर हुई होगी। पार्टनरशिप इज द रिलेशन ऑफ 2 और मोर पर्सन हु हैव अग्रीड, एक एग्रीमेंट बनाते हैं, to share the profit of the business carried on by all or any of them acting for all। तो अब अग्रीड मतलब पार्टनरशिप डीड। अब हम लोग जब ये पढ़ ही रहे हैं तो इस पहले पार्टनरशिप डीड को ही डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो पार्टनरशिप डीड है क्या? इट इज़ एन एग्रीमेंट मेड बिटवीन द पार्टनर्स, और ये एग्रीमेंट जो है आपका ओरल फॉर्म या रिटन फॉर्म किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो क्या क्या कंटेंट हैं जो पार्टनरशिप डीड में प्रेजेंट होते हैं? सबसे पहले क्या हो गया? नेम ऑफ द फर्म। फर्म का नेम होता है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबका नेम और एड्रेस होगा। नेचर ऑफ बिजनेस द फर्म विल कैरी ऑन, जो नेचर ऑफ बिजनेस है, किस टाइप का बिजनेस फर्म कैरी कर रहा है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर, सारे पार्टनर कितना कितना कैपिटल ला रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सब इक्वल कैपिटल लाएं। फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख कैपिटल एक ला रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि ABCD चारों 1 लाख लाएं, ला भी सकते हैं बट इट इज़ नॉट कंपलसरी। तो अगर एक A 1 लाख ला रहा है तो B 80,000 ला रहा है, C 90,000 ला रहा है और D भी 1 लाख ला रहा है, तो सब अलग अलग अमाउंट ऑफ कैपिटल लेकर आ रहे हैं। तो कैपिटल जितना ला रहे हैं वो यहाँ पे स्टेट करना पड़ेगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच अदर। फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर, पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, मतलब किस रेशियो में उन्हें प्रॉफिट मिलेगा। जो जितना कैपिटल लाता है उसे उसी रेशियो में, मोस्ट ऑफ द टाइम उसी रेशियो में प्रॉफिट मिलता है। जैसे A हमने क्या कहा, 1 लाख लाया, B 80,000 लाया, C 90,000 लाया, D 1 लाख लाया, तो इनको प्रॉफिट कैसे मिलेगा? 1 लाख इज टू 80,000 इज टू 90,000 इज टू 1 लाख, मतलब A को इसका क्या शॉर्ट में करेंगे तो 10 इज टू 8 इज टू 9 इज टू 10 ये हो जाएगा। तो A को 10 के रेशियो पे, B को 8 के, C को 9 के, D को 10 के रेशियो में प्रॉफिट मिलेगा परसेंटेज पे। तो
अब देखो, अगर किसी पार्टनरशिप डीड में ये नहीं लिखा है, स्टेट नहीं किया गया है कि कितना रेशियो प्रॉफिट ये लोग शेयर करेंगे, वैसे तो यहाँ लिख दिया जाएगा 10:8 9:10, अगर ये नहीं लिखा है, स्टेटेड नहीं है पार्टनरशिप डीड में, तब क्या होता है, उस केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो जाता है, सबको इक्वल प्रॉफिट मिलता है। फिर ये नहीं देखते हैं कि कौन कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है। देन द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, क्या राइट और ड्यूटीज हैं पार्टनर्स की, वो स्टेटेड रहता है। द मोड ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स, अकाउंट्स कैसे वाले मेंटेन होंगे, ये चीज इसमें स्टेटेड रहेगी। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल टू पार्टनर ऑन देयर कैपिटल, जो पार्टनर्स कैपिटल लगा रहे हैं, 1 लाख बोला हमने, 1,80,000, 90,000, 1 लाख, तो उस पर उनको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। इसी तरह से अगर पार्टनर अपना कोई मनी विड्रॉ कर रहे हैं, विड्रॉ मतलब जो अपनी पार्टनरशिप फर्म से कुछ भी मनी निकाल रहे हैं, तो उस पर उनको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा फर्म को, वो भी स्टेटेड रहता है। अगर कोई सैलरी किसी पार्टनर को मिल रही है, डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टनर्स रहते हैं, तो उसमें किसको सैलरी मिलती है हम बताएंगे, तो वो कितनी सैलरी किसको मिल रही है वो लिखा रहता है। तो फिर प्रोविजन रिगार्डिंग रिटायरमेंट एंड डिसोल्यूशन, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसका क्या सिस्टम है, क्या प्रोविजन है रिटायरमेंट का। अगर पार्टनरशिप डीड डिसॉल्व हो रही है तो उसका क्या प्रोसीजर है। मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट, अगर पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो रही है, लड़ाई हो रही है, भाई कई सारे लोग मिलके पार्टनरशिप डीड चला रहे हैं, हर की थिंकिंग अलग होती है, हर का सोचने का तरीका, देखने का तरीका, नजरिया अलग होता है काम को। तो अगर उनके बीच में अगर एक पार्टनर ने कोई चीज डिसाइड की और बाकी पार्टनर उसको नहीं फॉलो कर रहा है, तो आपस में बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, कन्फ्लिक्ट हो जाती है, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। वेदर इंटरेस्ट इज पेबल ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय द पार्टनर्स एक्सेट्रा, अगर पार्टनर्स लोन दे रहे हैं आपस में एक दूसरे को, तो क्या वो उस पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, कितना चार्ज करेंगे, ये सारी चीज लिखी रहती है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू पार्टनर इज रिटन इन पार्टनरशिप डीड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। Now we come to features of partnership. First feature of partnership is formation. Formation कैसे होती है पार्टनरशिप की, हमने क्या बताया, इट इज गवर्न बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कोई इसे गवर्न करता है, तो उसमें कैसे फॉर्म करते हैं, इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी। इट कैन बी ओरल और रिटन फॉर्म, और जैसे ही पार्टनरशिप डीड बनती है, पार्टनरशिप टाइप ऑफ बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आप पार्टनरशिप टाइप ऑफ फर्म को रजिस्टर करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी फॉर पार्टनरशिप बिजनेस, इट इज ऑप्शनल, लेकिन आप पार्टनरशिप बिजनेस को रजिस्टर करा सकते हैं। इसी तरह जैसे पार्टनरशिप डीड आपकी रिटन फॉर्म में होती है, तो वो लीगल प्रूफ रहती है, वो बेनिफिट है अगर आपने रिटन फॉर्म में बनाई है। इसी तरह अगर आपने अपने पार्टनरशिप टाइप ऑफ बिजनेस को रजिस्टर कराया है, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल जाते हैं। तो पार्टनरशिप टाइप ऑफ बिजनेस कैसे फॉर्म होता है, ये पार्टनरशिप एक्ट के अंडर फॉर्म होता है। इसमें जब पार्टनर्स आपस में डीड बना लेते हैं, पार्टनरशिप डीड, तब ये बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। अगर कुछ देखो, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे गैम्बलिंग हो गई, या फिर जो अनलॉफुल एक्टिविटीज होती हैं, रॉबरी हो गई, स्टीलिंग हो गई, गैम्बलिंग हो गई, अगर इन सब चीजों के लिए लोगों ने ग्रुप बनाया है, 2 or more than 2 person आर हैव फॉर्म द ग्रुप, कि वो ये सब अनलॉफुल काम करेंगे, तो हम उसे पार्टनरशिप नहीं मानेंगे। या फिर अगर कोई चैरिटेबल पर्पस के लिए पार्टनरशिप स्टार्ट की गई है, तो हम उसे पार्टनरशिप नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस क्या होता है, चैरिटी नहीं होता है, प्रॉफिट अर्निंग होता है। तो अनलॉफुल रीजंस के लिए अगर ग्रुप फॉर्म हुआ है या चैरिटेबल पर्पस के लिए ग्रुप फॉर्म हुआ है, तो हम उसे पार्टनरशिप नहीं मानेंगे। अदरवाइज अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक साथ मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और वो पार्टनरशिप डीड बना रहे हैं, तो फिर हम पार्टनरशिप मानेंगे उसे, और जैसी डीड बनेगी पार्टनरशिप टाइप ऑफ बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत पार्टनरशिप टाइप ऑफ बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए नहीं है। सेकेंड इज योर लाइबिलिटी। देखो, लाइबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स,
पार्टनरशिप फर्म में लाइबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड, सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड होती है। अब अनलिमिटेड लाइबिलिटी हमने आपको एक्सप्लेन किया था जब आपको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ाया था। उसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब होता है कि अगर पार्टनर्स जो भी डेप्थ है, जो भी लोन अमाउंट है, जो भी डेप्थ है, अगर उसको पे ऑफ नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे पहले क्या होगा कि बिजनेस के एसेट्स को सेल करके उस लॉस को, उस डेप्थ को पे ऑफ किया जाएगा। अगर फिर भी वो लॉस पे ऑफ नहीं हो पा रहा है तब पार्टनर्स अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को, अपने घर को, गाड़ी को बेच के वो सारे लॉसेस, वो सारे डेप्ट्स को बेयर करेंगे। जिसको अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं अच्छे से समझ आ रहा है तो आप फिर पहले वाले वीडियो देख लीजिएगा। देन रिस्क बेयरिंग, सारे पार्टनर्स को रिस्क बेयर करना पड़ता है। देखो हमने क्या बताया था, सोल प्रोप्राइटर में वो अकेले रिस्क बेयर करता है, जितना भी लॉस है सोल प्रोप्राइटर को अकेले देना पड़ता है। लेकिन पार्टनरशिप में हमने क्या बताया कि जो पार्टनर जितना भी कैपिटल लेकर आया है उसके रेशियो में वो रिस्क को बेयर करेगा, जो भी रिस्क हो रही है उसके रेशियो में बेयर करेगा। हमने क्या कहा, ABCD का 10:8:9:10 का अगर रेशियो है कैपिटल का तो उसी पे वो रिस्क, उतने ही रेशियो पे रिस्क बेयर करेगा। लेकिन अगर आपकी पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है कि कितना परसेंट उनको रेशियो शेयर करना है, तब सब इक्वल, पूरा इक्वल रिस्क सारे लोग शेयर करेंगे। ठीक है। फिर डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल में क्या होता है कि सारे पार्टनर्स डिसीजन बनाते हैं। देखो कोई एक फील्ड, हम लोग ने सोल प्रोप्राइटर में पढ़ा था कि अ सिंगल पर्सन इज नॉट एफिशिएंट इन ऑल द एरिया, भाई उसके अंदर कोई तो कमी रहेगी, कोई तो डिसीजन ऐसा होगा जो वो सही नहीं लेगा। एक अकेला इंसान सारे डिसीजन सही नहीं ले सकता है। तो पार्टनरशिप में क्या है कि सारे लोग जो जिस एरिया में ज़्यादा स्मार्ट है, ज़्यादा स्किल्ड है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो बिजनेस के उस एरिया के डिसीजंस लेता है। लेकिन ये नहीं है कि मिस्टर ए ने एक डिसीजन लिया और वो फॉलो कर दिया काम करना उस पर। जो भी डिसीजन पार्टनर्स ने लिया है वो आपस में एक दूसरे के साथ उस डिसीजन को शेयर करेंगे, और जब वो आपस में शेयर करेंगे तो सबकी कंसल्टेशन के बाद अगर सारे लोग उस डिसीजन को मान लेते हैं, सही मान लेते हैं, या सारे लोग उस डिसीजन से सहमत हो जाते हैं, तो उस डिसीजन को फाइनल डिसीजन समझ के फिर पार्टनरशिप फॉर्म में अप्लाई कर दिया जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं, एक पर्सन अगर सोच रहा है तो उसकी थिंकिंग लिमिटेड होती है, लेकिन एक से ज़्यादा पर्सन अगर सोच रहे हैं तो डिसीजन मेकिंग ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो जिस फील्ड में अच्छा है पार्टनर, वो उस फील्ड का डिसीजन ले लेता है। फिफ्थ क्या है, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के केस में क्या होता है कि पार्टनरशिप फर्म्स कंटिन्यू टिल द पार्टनर डिजायर्स टू कंटिन्यू दैट फर्म। पार्टनरशिप फर्म जब तक पार्टनर्स चाहते हैं वो तब तक चलती रहती है, लेकिन अगर बीच में किसी पार्टनर की डेथ हो जाए या कोई पार्टनर रिटायर हो जाए, तब क्या होता है कि अगर जो रिमेनिंग पार्टनर हैं वो इस डिसीजन पे आते हैं कि उस पार्टनर के रिटायरमेंट के बाद भी या डेथ के बाद भी हम अपनी पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू करेंगे, तो वो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन बस जो आपकी डीड होती है, जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, उसको चेंज करना पड़ता है, क्योंकि अब उसमें सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। उस पार्टनर को उसमें से हटाएंगे तो पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एग्रीमेंट वो चेंज कर देंगे और पार्टनरशिप फर्म उसी तरह से फिर कंटिन्यू हो जाएगी। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि अगर सोल प्रोप्राइटर रिटायरमेंट ले या उसकी डेथ हो जाए तो फिर सोल प्रोप्राइटरशिप बंद हो जाता है, लेकिन पार्टनरशिप कंटिन्यू रहेगी, केवल देयर विल बी चेंजेस इन द पार्टनरशिप डीड। म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी का क्या मतलब होता है कि सी एवरी पार्टनर इज द ओनर। हमने अभी आपको यहाँ पे क्या बताया था, एनी वन एक्टिंग फॉर ऑल। यहाँ पे क्या करा था, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो इसका क्या मतलब हुआ था कि
चाहे एक दिन नहीं भी आया है तब भी वर्क वैसे ही कंटिन्यू रहेगा और उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट में से उस दिन का हिस्सा काटा नहीं जाएगा. वाई? बिकॉज द पार्टनर इज ओनर एज वेल एज द एजेंट ऑफ द फर्म. पार्टनर ओनर है, मालिक है फर्म का, और एजेंट भी है. एजेंट मतलब कि जो फर्म के लिए काम कर रहा है. तो एक म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप रहता है कि अगर एक दिन नहीं भी आया तो दूसरा उसके हिस्से का काम कर देगा, तो दूसरा जिस दिन नहीं आया तो ये जो आज नहीं आया था वो उसके हिस्से का काम कर देगा. आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती है इनके बीच में. देन मेंबरशिप के केस में तो ये है कि मिनिमम 2 मेंबर्स रहने चाहिए और मैक्सिमम 50. पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स रहने चाहिए और मैक्सिमम कितने मेंबर रहने चाहिए? 50. जब 2 जन हैं तो आप पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. अब ये जो आपने फीचर्स पढ़े हैं यही सारे पॉइंट आपके मेरिट्स और डीमेरिट्स में आ जाएंगे. पहला मेरिट ईज टू फॉर्मेशन एंड क्लोजर. अभी हमने यहाँ पे आपको फॉर्मेशन में बताया ही था कि पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है. जब भी 2 या 2 से ज़्यादा जन मिले तो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा. और बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमने क्या कहा कि रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप फॉर्म करा सकती है लेकिन ऑप्शनल है. कंपलसरी नहीं है, एक बाइंडिंग नहीं है कि उसको रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना है. अगर करा रही है तो अच्छी बात है, उसको आगे बेनिफिट मिलेगा उसका. और अगर नहीं करा रही है तब भी जब पार्टनरशिप डीड बनाई है, पार्टनरशिप डीड बनते ही बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा. सेकेंड है बैलेंस डिसीजन मेकिंग. ये अभी हमने बताया, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग बैलेंस्ड होती है. क्यों? क्योंकि सोल प्रोप्राइटर में देखो जैसे एक ही पर्सन डिसीजन ले रहा था तो एक पर्सन की सोच थिंकिंग थोड़ी लिमिटेड हो जाती है. लेकिन जब एक से ज़्यादा पर्सन 2, 3, 4 पर्सन डिसीजन ले रहे हैं तो कई लोग का डिसीजन मिलके एक बेटर डिसीजन बनता है. तो ये बैलेंस डिसीजन मेकिंग हो जाता है. मोर फंड. सोल प्रोप्राइटर में एक ही जन कैपिटल लेकर आता है तो लेस फंड रहता है. यहाँ एक से ज़्यादा जन कैपिटल लेकर आ रहे हैं तो यहाँ पे फंड क्या होगा? ज़्यादा इकट्ठा होगा, कैपिटल ज़्यादा इकट्ठा होगा. देन फोर्थ वन इज शेयरिंग ऑफ रिस्क. यहाँ पर भी यही है. देखो हर पॉइंट में इसको सोल प्रोप्राइटर से ज़्यादातर कंपेयर कर रहे हैं कि सोल प्रोप्राइटर में अकेला इंसान सारा रिस्क बेयर कर रहा था. यहाँ पे जितने भी पार्टनर्स हैं सब मिल के रिस्क को शेयर करेंगे. Secrecy is also maintained in partnership firm because partnership firm need not to publish its account. Partnership firm क्या है कि पब्लिक के सामने इनके अकाउंट्स को इन्हें शेयर नहीं करना पड़ता, तो इनका जो सीक्रेसी है वो मेंटेन रहती है. नाउ लेट अस कम टू लिमिटेशन. फर्स्ट लिमिटेशन इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी. हमने क्या बताया कि हर पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है. अनलिमिटेड मतलब कि अगर जो भी लॉस हो रहा है या जो भी डेप्थ है अगर वो बिजनेस के एसेट्स को बेच के भी कवर नहीं हो पा रहा है तो पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करके उस लॉस को कवर करना पड़ेगा. देन सेकेंड वन इज लिमिटेड रिसोर्सेज. अभी तो हमने कहा कि भाई रिसोर्सेज ज़्यादा है, कैपिटल ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा आएगा. लेकिन अगर अभी हम इसको सोल प्रोप्राइटरशिप से कंपेयर कर रहे थे कि अगर सोल प्रोप्राइटरशिप से कंपेयर करेंगे तो कैपिटल पार्टनरशिप के पास ज़्यादा रहेगा. लेकिन अगर अब हम इसे जॉइंट स्टॉक कंपनी से कंपेयर करेंगे तो उसके कंपैरिजन में पार्टनरशिप के रिसोर्सेज कम रहते हैं. पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट. ये भी हमने बताया कि भाई 2, 3, 4 जन मिल के अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो सबकी थिंकिंग, सबके व्यू पॉइंट अलग अलग होते हैं. तो अगर एक जन ने जो डिसीजन लिया वो दूसरों को पसंद नहीं आया तो आपस में कन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो उसकी लड़ाई के चांसेस, कन्फ्लिक्ट के चांसेस ज़्यादा होते हैं. देन नेक्स्ट इज लैक ऑफ कंटिन्यूटी. लैक ऑफ कंटिन्यूटी में हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है और अगर ये उसकी डेथ हो जाती है या वो बिजनेस को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता है तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो बिजनेस तो कंटिन्यू करेंगे लेकिन एक स्टेज पे आके उनको अपना बिजनेस रोकना तो पड़ेगा क्योंकि उन्हें नई पार्टनरशिप
डीड बनानी पड़ेगी। तो जब नई पार्टनरशिप डीड बनाएंगे उसके बाद फिर वो बिजनेस कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो बहुत सारे आएंगे। टाइप्स ऑफ पार्टनर। सी देयर आर 6 टाइप ऑफ पार्टनर। कितने टाइप ऑफ पार्टनर्स होते हैं? 6 टाइप ऑफ पार्टनर्स होते हैं। फर्स्ट टाइप क्या है? एक्टिव पार्टनर। एक्टिव से क्या समझ रहे हैं? देखो कोई भी पार्टनर है, हम उसमें 4 चीज देखते हैं कि क्या ये पार्टनर अपने साथ पैसा लेकर आया कि नहीं, कैपिटल लेकर आया कि नहीं, कैपिटल लगाएगा कि नहीं लगाएगा, क्या ये पार्टनर बिजनेस में पार्ट ले सकता है कि नहीं, बिजनेस के डिसीजन में पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं। ये जो 6 पार्टनर है इन सब में ये पॉइंट्स देखा जाता है कि क्या ये अपने साथ पैसा लेके आए, कैपिटल लेकर आए, क्या ये बिजनेस के डिसीजन में पार्ट लेंगे, क्या ये बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को बांटेंगे, शेयर करेंगे, और इन चारों की लायबिलिटी कैसी है। तो मोस्टली हमने आपको बताया कि सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड ही होती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में नहीं होती है, सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ पार्टनर इज एक्टिव पार्टनर। अब एक्टिव पार्टनर कौन सा होता है? एक्टिव पार्टनर पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर होता है जो एक्टिवली पार्टनरशिप फर्म के वर्क में पार्टिसिपेट करता है। हमने क्या कहा? 4 चीज देखेंगे। एक्टिव पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा, हाँ लेकर आएगा, पैसे लेकर आएगा। एक्टिव पार्टनर बिजनेस के डिसीजंस में पार्ट लेगा, सारे डिसीजन में, सारी वर्किंग में पार्ट लेगा। एक्टिव पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर करेगा, हाँ करेगा। और एक्टिव पार्टनर की लायबिलिटी कैसी होगी? अनलिमिटेड होगी। तो एक्टिव पार्टनर कौन सा पार्टनर है? द पार्टनर जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा बिजनेस की हर एक वर्किंग में, जो कैपिटल लेकर आएगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेगा बिजनेस के, और जो जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। सेकेंड टाइप ऑफ पार्टनर इज योर स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। इसका नाम स्लीपिंग पार्टनर भी इसे कह सकते हैं और डोरमेंट पार्टनर भी कह सकते हैं। ये कौन सा पार्टनर है? हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। ये कौन सा पार्टनर है? जो वर्किंग ऑफ द फर्म, डिसीजन मेकिंग में, मैनेजमेंट में वर्क नहीं करता है। तो जो 4 पॉइंट है उसमें से एक पॉइंट इसके ऊपर फॉलो नहीं करता है। स्लीपिंग का मतलब है कि भाई बड़ा लेजी पार्टनर है, काम नहीं करता है, तो ये आपका जो कैपिटल है वो लगाएगा पार्टनरशिप फर्म में, ये आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको शेयर करेगा, जो बिजनेस की लायबिलिटी है वो भी, इसकी भी अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। बस ये क्या करेगा? भाई पैसा ले लो, हमसे काम मत करवाओ। तो पार्टनरशिप फर्म में पैसा लगाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेगा, लायबिलिटी इसकी अनलिमिटेड रहेगी, लेकिन बस ये काम नहीं करेगा। कोई भी मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, कोई भी जो वर्किंग है, कोई भी डिसीजन टेकिंग है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। थर्ड टाइप ऑफ पार्टनर है सीक्रेट पार्टनर। ये एक्टिव पार्टनर की तरह होता है, ये पैसा भी लगाएगा, ये बिजनेस के में पार्ट भी लेगा, सारी वर्किंग भी करेगा और प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करेगा। इसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड रहेगी। बस एक फ़र्क क्या है कि इसकी जो सीक्रेट पार्टनर है ये सब कुछ करेगा, लेकिन पब्लिक को पता नहीं रहता है कि ये हमारी फर्म का पार्टनर है। इसकी जो आइडेंटिटी है वो अननोन टू द पब्लिक रहती है। देखो, सीक्रेट पार्टनर इज वन हुज एसोसिएशन और रिलेशन विद द फर्म इज नॉट नोन टू आउटसाइडर्स। ये सारी चीज एक्टिव पार्टनर की तरह करेगा, पैसा लाएगा, प्रॉफिट लॉस शेयर करेगा, वर्किंग ऑफ द बिजनेस करेगा, डिसीजन टेकिंग लेगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी रहेगी, लेकिन ये इसका जो रिलेशन है पार्टनर्स के साथ वो अननोन रहेगा आउटसाइडर्स से। नेक्स्ट इज, अब ये इन तीनों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर क्या है? द पार्टनर हु आर नॉट द रियल पार्टनर ऑफ द फर्म, ही ओनली लेंड हिज नेम एंड रेप्यूटेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म। अब नॉमिनल पार्टनर कौन होता है? जो एक रियल पार्टनर, एक एक्चुअल पार्टनर हमारी फर्म का नहीं होता है। नॉमिनल पार्टनर इज नॉट द रियल पार्टनर ऑफ द फर्म। देखो, कोई हमारा फ्रेंड है जिसका मार्केट में बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, जिसका गुडविल बहुत अच्छा है मार्केट में, तो वो फर्म को अलाउ कर देता है, क्योंकि वो मेरा फ्रेंड है तो उसने मुझे अलाउ कर दिया कि हम उसका नेम एज अ पार्टनर अपने फर्म में यूज कर सकते हैं।
तो केवल हम उसका नाम अपनी फर्म में यूज कर रहे हैं, जिससे कि हमारी जो फर्म है उसका भी बिजनेस और बढ़ जाएगा। तो वो कोई कैपिटल लेके नहीं आ रहा है, वो प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस शेयर नहीं कर रहा है, वो कोई भी डिसीजन टेकिंग या मैनेजमेंट में पार्ट नहीं ले रहा है। हम केवल उसका नेम यूज कर रहे हैं एज अ पार्टनर अपनी फर्म में। तो उसके रेप्यूटेशन से, उसके गुडविल से हमारी फर्म भी अच्छी चलने लगती है। लेकिन अगर हमारी फर्म को कुछ लॉस हुआ तो उस केस में इसकी भी लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है। नॉमिनल पार्टनर कौन सा पार्टनर है? जो रियल पार्टनर नहीं है, जो एक्चुअल पार्टनर नहीं है फर्म का, वो उसका केवल नेम, बिकॉज ऑफ द गुडविल इन द मार्केट उसकी अच्छी है, उसका रेप्यूटेशन अच्छा है, तो हमने उसका केवल नेम एज अ पार्टनर अपनी फर्म में यूज किया है। तो वो कोई कैपिटल लेके नहीं आएगा, वो कोई डिसीजन टेकिंग नहीं करेगा, कोई वर्किंग हमारे बिजनेस में नहीं करेगा, उसको वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर नहीं करेगा, केवल वो हमारे उसका केवल हम नेम यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारी बिजनेस को लॉस होगा तो उसकी भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। नेक्स्ट इज पार्टनर बाय स्टॉपल। पार्टनर बाय स्टॉपल क्या होता है? अ पर्सन इज कंसीडर्ड एज अ पार्टनर बाय स्टॉपल इफ through his own initiative, conduct or behavior he gives an impression to other that he is a partner of the firm। इसका क्या मतलब हुआ कि मान लो कि एक वो ये भी पार्टनर नहीं है, एक्चुअल पार्टनर नहीं है फर्म का, पर हम प्रिटेंड करते हैं कि ये पार्टनर है फर्म का, ये प्रिटेंड करता है कि ये पार्टनर है फर्म का। कैसे? सपोज ए बी सी 3 पार्टनर हैं और डी जो है वो मैनेजर है इनकी कंपनी में। ए बी सी 3 पार्टनर हैं और इस फर्म का मैनेजर कौन है? डी है। तो एक जो मीटिंग है उसमें ए बी सी डी चारों गए तो डी मैनेजर है, लेकिन जो अदर पार्टी है जिसके साथ मीटिंग हो रही है उसके सामने इसने प्रिटेंड किया कि ये पार्टनर है फर्म का, ये मैनेजर नहीं है। तब जो दूसरी पार्टी है जो प्रोजेक्ट देने वाली है इस पार्टी को, एबीसी को, तो वो उसको क्या लगेगा कि ये जो डी है ये भी पार्टनर है फर्म का। तो ही इज नॉट अ रियल पार्टनर, ही इज प्रिटेंडिंग टू बी अ पार्टनर। तो क्योंकि ये दूसरे के सामने प्रिटेंड कर रहा है कि ये पार्टनर है, तो इसने भी कोई कैपिटल नहीं लगाया है फर्म में, इसने भी कोई डिसीजन टेकिंग नहीं में पार्ट नहीं लेता है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस शेयर नहीं करता है, लेकिन एज अ मैनेजर इसको सैलरी मिलती है। तो जब लॉस होगा तो इसकी भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। ये एक्चुअल पार्टनर नहीं है, ये भी रियल पार्टनर नहीं है, प्रिटेंड कर रहा है कि पार्टनर है, तो इसे भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी बेयर करनी पड़ेगी। पार्टनर बाय होल्डिंग, पार्टनर बाय होल्डिंग भी पार्टनर बाय स्टॉपल की तरह ही होता है ये, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? आउट ऑफ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, a partner holding out is a person who though is not a partner in a firm but knowingly allows himself to be represented as a partner in the firm। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे पार्टनर बाय स्टॉपल में प्रिटेंड किया गया कि ये भी हमारे कंपनी का, हमारी फर्म का पार्टनर है, उसी तरह पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में क्या होता है कि दूसरी पार्टी के आगे बताया जा रहा है कि ये हमारा पार्टनर है और वो भी उसे विलिंगली एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस ये रहता है कि पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में अगर पार्टनर चाहे तो लास्ट टाइम पे डिसीजन टेकिंग जब नहीं हुआ है, डिसीजन लेने से पहले वो दूसरी पार्टी के आगे अगर उसे लगे कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है और हो सकता है लॉस हो जाए, तो वो बैकआउट कर जाता है, वो सबके सामने बोल देता है कि मैं रियल पार्टनर नहीं हूँ इस फर्म का। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हुआ? पार्टनर बाय स्टॉपल में वो नहीं बोल सकता कि वो पार्टनर नहीं है, वो बैकआउट नहीं कर सकता, लेकिन पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में वो बैकआउट कर सकता है। तो इसीलिए उसका नाम होल्डिंग आउट कर दिया है कि वो बाहर निकल सकता है, उसका डिसीजन रहता है, उसके ऊपर ऑप्शन छोड़ दिया जाता है कि वो अपने आप को पार्टनर शो करना चाहता है कि नहीं। तो ये भी पार्टनर बाय स्टॉपल की तरह कोई कैपिटल लेके नहीं आता है, कोई डिसीजन टेकिंग या मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेता है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर नहीं करता है, लेकिन इसकी भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो ये 6 टाइप ऑफ पार्टनर्स हो गए। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज टाइप ऑफ पार्टनरशिप।
पार्टनरशिप फर्म जो है वो आपकी कितने टाइप की होती है। देखो पार्टनरशिप फर्म को पहले तो हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक आपका पार्टनरशिप बाय ड्यूरेशन होता है। पार्टनरशिप बाय ड्यूरेशन मतलब टाइम के बेसिस पे इसको डिवाइड करते हैं। और दूसरा क्या होता है आपका पार्टनरशिप बाय लायबिलिटी। एक आपका ड्यूरेशन के बेसिस पे डिवाइड होता है और एक आपका लायबिलिटी के बेसिस पे डिवाइड होता है। तो अगर ड्यूरेशन के बेस पे डिवाइड हो रहा है तो हमारी पार्टनरशिप 3 फॉर्म्स की होती है, पार्टनरशिप एट विल, फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप एट विल में क्या होता है कि अपनी मर्जी से जब तक पार्टनर्स चाहें तब तक पार्टनरशिप फर्म को चलाएंगे और जब उनका मन करे वो उसको बंद भी कर सकते हैं। मतलब उनके ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जितने टाइम पीरियड तक वो अपनी पार्टनरशिप चलाना चाहे चलाएंगे और जब वो चाहें तो उनके विल के ऊपर टोटली उनका वो अपना डिसीजन ले सकते हैं कि कब वो पार्टनरशिप को बंद करना चाहते हैं, एंड करना चाहते हैं, वो तब उसको एंड कर देते हैं। विल मतलब उनकी मर्जी के हिसाब से। फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप क्या होती है, जैसे पार्टनरशिप कुछ टाइम पीरियड के लिए फिक्स कर ली कि 5 साल के लिए हमारी पार्टनरशिप रहेगी या 10 साल के लिए रहेगी। तो जैसे ही 5 साल ओवर हुआ खत्म वैसे ही वो पार्टनरशिप भी खत्म हो जाती है। फिक्स पीरियड एक पार्टनरशिप हो गई। पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है कि दिस पार्टनरशिप इज फॉर पर्टिकुलर पर्पस। जैसे कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिला, फॉर एग्जांपल ब्रिज कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट मिला जिसमें 3-4 कॉन्ट्रैक्टर हैं जो आपस में मिलकर इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं। तो जैसे ही ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा वैसे ही पर्टिकुलर पार्टनरशिप भी एंड हो जाएगी। जैसे ही पर्पस पूरा होता है प्रोजेक्ट का या जैसे ही प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप भी एंड हो जाती है। ठीक है, अब आती है पार्टनरशिप बेस्ड ऑन लायबिलिटी। तो ये 2 तरीके की पार्टनरशिप होती है, एक जनरल पार्टनरशिप और एक लिमिटेड पार्टनरशिप। तो जनरल पार्टनरशिप क्या होती है, जनरल पार्टनरशिप का मतलब होता है कि जो आप अभी तक पूरा पढ़ते आए हैं शुरू से अंत तक, ये आपकी जनरल पार्टनरशिप है। उसमें हर में आपने क्या पढ़ा कि आपकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है, सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। तो क्या ऐसी कोई पार्टनरशिप है जहां किसी पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड भी हो? है भाई, वो है आपकी लिमिटेड पार्टनरशिप, जो सेकेंड टाइप ऑफ पार्टनरशिप है लायबिलिटी में। इसमें क्या होता है कि मान लो हमने आपको बोला है कि 50 मैक्सिमम 50 पार्टनर्स रहते हैं एक पार्टनरशिप फर्म में। तो इस 50 अगर एक पार्टनरशिप फर्म में 50 पार्टनर्स हैं तो 50 में से 49 की जो पार्टनरशिप है, जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड रहेगी और एक की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। लिमिटेड पार्टनरशिप क्या होती है कि जितने भी पार्टनर्स होते हैं सबकी लायबिलिटी को लिमिटेड कर देते हैं लेकिन एक की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। तो भाई जो जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है मतलब कि उसको तो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल करनी पड़ेगी अगर कुछ लॉस हो जाता है। तो मेनली सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसी के सर पे आती है जिसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है। तो इस केस में सारे जो डिसीजंस होते हैं, सारे मेजर डिसीजन होते हैं, वो जिसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है वो सारे डिसीजंस लेता है। और जिसमें जितने भी देखो जितनी भी पार्टनरशिप है हमने क्या बोला कि उसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन केवल एक यही लिमिटेड पार्टनरशिप है जिसमें क्या है चीज़ है आपकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाती है। तो बाकी सब पार्टनरशिप या जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप का डिफरेंस, मेन डिफरेंस यही हो गया कि जनरल पार्टनरशिप में आपकी रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कंपलसरी नहीं है लेकिन लिमिटेड पार्टनरशिप में कंपलसरी है। तो लिमिटेड पार्टनरशिप मेनली वही है जिसमें बाकी सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, केवल एक पार्टनर की अनलिमिटेड होती है। तो जो मेजर डिसीजन है वो सारे वही पार्टनर लेता है जिसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन लास्ट पॉइंट है, उसको भी हम लोग जल्दी से कर देते हैं। रजिस्ट्रेशन क्या है कि पार्टनरशिप एक्ट के अंदर ये लिखा हुआ है एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कि इट इज़ नॉट कंपलसरी कि जो पार्टनरशिप फर्म है वो रजिस्टर होए, लेकिन अगर वो रजिस्टर होती है तो उसको बहुत सारे जो हैं बेनिफिट्स मिलते हैं। तो वो बेनिफिट्स कौन से हैं? देखो, नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म has some real life legal consequences for the partner and the firm itself, so it is always advisable to draw a written partnership deed
क्या कह रहे हैं कि भाई पार्टनरशिप में बहुत सारे ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस आ जाते हैं, जैसे डिस्प्यूट हुआ, कन्फ्लिक्ट हुआ, तो कभी कभी केसेस जो मैटर है वो कोर्ट में भी चले जाते हैं। तो इसके लिए एडवाइजेबल है कि आपकी जो पार्टनरशिप डीड है वो भी रिटन फॉर्म में हो, और आपकी जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो भी, ऑप्शन फॉर्म के ऊपर है कि वो रजिस्टर कराए या ना कराए, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराए तो अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट डूइंग सो आर एज फॉलोज। अगर वो नहीं कराएगी रजिस्ट्रेशन तब क्या होगा? देखो, अगर फर्म रजिस्ट्रेशन कराएगी तो जो भी पेपर्स हैं वो कोर्ट में हमेशा एक लीगल एविडेंस की तरह वर्क करते हैं। तो द फर्म कैन नॉट फाइल लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी फॉर एनी सिचुएशन। इफ द क्लाइंट हैज नॉट पेड हिज ड्यूज टू द फर्म कैन नॉट स्यू हिम इफ इट इज अनरजिस्टर्ड। अगर फर्म अनरजिस्टर्ड है और कोई थर्ड पार्टी है, उसने फर्म के साथ चीट किया है, वो सिर्फ पैसा वगैरह नहीं दे रही है, तो फर्म उसके अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई भी लीगल प्रूफ नहीं है कि वो एक रजिस्टर्ड फर्म नहीं है, तो उसके पास लीगल प्रूफ नहीं है कि वो एक फर्म है। उसी के तरह से एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट अ पार्टनर फॉर एनी रीज़न। अगर कोई भी पार्टनर ने कोई भी मिसमैनेजमेंट किया, थेफ्ट किया, चोरी की, या कोई भी सीक्रेट शेयर कर दिए, तो बाकी पार्टनर उसके अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना ही पार्टनरशिप डीड रिटन फॉर्म में है, ना ही फर्म रजिस्टर्ड है, तो उनके पास कोई लीगल प्रूफ ही नहीं है उसके अगेंस्ट केस फाइल करने के लिए। फिर A partner of an unregistered firm cannot file a suit against one of the other partners either. वही आपस में एक दूसरे के खिलाफ कोई केस फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास कोई लीगल प्रूफ नहीं है। अब प्रोसीजर क्या होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म का? ये प्रोसीजर कई बार पूछा जाता है। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, आप कभी भी फर्म को रजिस्टर करा सकते हो। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है रजिस्ट्रार को। उसका एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है जो आपको एक्ट के अंदर मिलता है। तो उस प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली आप अपनी एप्लीकेशन बनाओगे। उसमें नेम ऑफ द पार्टनर रहता है, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स रहते हैं, नेम ऑफ द फर्म रहता है, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स रहते हैं, एड्रेस ऑफ बिजनेस है या उसके कुछ ब्रांच ऑफिसेज हैं उसके एड्रेस रहेंगे, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप रहेगी, कितने साल से पार्टनरशिप चल रही है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ पार्टनर रहेगा, डेट ऑफ कमेंसमेंट मतलब कब बिजनेस स्टार्ट किया था, ये पूरा रहेगा। और वो जो एप्लीकेशन है वो ड्यूली साइंड रहेगी सारे पार्टनर से, और उसमें एक पार्टनरशिप डीड की कॉपी लगी रहेगी। और उसके बाद वो डिपॉजिट करेंगे। नेसेसरी फीस, कुछ फीस देनी पड़ती है, स्टैम्प ड्यूटी मतलब लीगल चार्जेस कुछ देने पड़ते हैं अपनी फर्म को रजिस्टर कराने के लिए, वो वाली फीस देगी। वंस द रजिस्ट्रार अप्रूव्स द एप्लीकेशन, जब रजिस्ट्रार को लगेगा कि एप्लीकेशन में सब चीज़ सही लिखी हुई है, उसने फीस भी दे दी है, रजिस्ट्रेशन फीस भी दी है, तब वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा। और जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है वैसे ही पार्टनर्स अपनी पार्टनरशिप फर्म का वर्किंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल इन पार्टनरशिप। हम लोग ने पूरा एक ही वीडियो में कवर कर लिया है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट। नाउ वी विल डू this joint stock company in the next video. Thank you. Have a nice day.